देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। उनकी नजर में बिहार का काम फिनिश, पिक्चर एंड, अपने पक्ष में परिस्थिति हो गई। ये बात दीगर है कि इलेक्शन के दौरान नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। वो कितने सहायक सिर्फ अच्छे साबित हो सकते हैं भाजपा के लिए, वो बात अलग है। लेकिन अब बचा कुचा महाराष्ट्र, जो तोड़ने फोड़ने के बावजूद भी बचा हुआ था, उसको तोड़ने फोड़ने की और ज्यादा कोशिश की गई। शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जो ओरिजिनल थी पहले, उसको तोड़ दिया गया, एनसीपी को तोड़ दिया गया, कांग्रेस बची थी। उसके बारे में खबरें आपको पहुंच गई होंगी। अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मजबूत नेता है अपने एरिया का, वो भी चला गया। खबर यह है कि 10 से 12 विधायक भी टूटकर उनके साथ जा रहे हैं। परसेप्शन के एतबार से बिहार में भी और महाराष्ट्र में भी इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह बात तय कर दी है कि हमने बहुत बड़ा गठबंधन को नुकसान दे दिया है और गठबंधन के बारे में इतना ज़्यादा उम्मीदें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम ही हम हैं, आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है। तो ये बात तो जाहिर है, लेकिन विकल्प ना होने के बावजूद ऐसा नहीं होता है कि 63% जनता देश की जहर पी लेगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, पहले मैं इस खबर को थोड़ा सा विस्तार से आगे कर दूं। इसके क्या नताइज हैं, क्या नुकसानात हैं, वो मैं आशंका के साथ बताऊंगा। लेकिन पहले सुन लीजिए, अब कांग्रेस तीसरा मत दल है, लेकिन उसको तोड़ने की जोड़ने की कोशिश की गई है। वहाँ पे देवड़ा जो हैं, देवड़ा साहब जो थे, उनके बेटे, उनके वो भी आ गए थे, उन्होंने भी शिंदे वाली कर ली है। कारपोरेट में बड़े ताल्लुकात हैं, तो शिंदे की पार्टी को थोड़ा हो सकता है ऑक्सीजन मिल जाए। तो वहाँ पर परसेप्शन के एतबार से ख़त्म है। लेकिन शिवसेना को तोड़ने के बाद, पार्टी सिंबल लेने के बाद और पार्टी का नाम भी लेने के बाद और बाला साहब का नाम भी चुराने के बाद इतनी हिम्मत नहीं हो रही है शिंदे सरकार और भारतीय जनता पार्टी की कि वहां के नगर निगम चुनाव के अंदर उतर जाएं। जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर हार का सामना मिल रहा है, क्योंकि पब्लिक और पार्टियों का मिलना अलग अलग होता है। आप अगर सोच रहे हैं कि जयंत चौधरी मिसाल के तौर पे आरएलडी को लेकर चले गए भाजपा में, तो उनसे जुड़ा हुआ छोटा मोटा जो मुस्लिम वोट था उनके साथ चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो वोट चला जाएगा कहीं और। ऐसा नहीं होगा कि तमाम जाट समुदाय के जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट रहते हैं वो जयंत चौधरी के साथ वहां चले जाएंगे, कार्यकर्ताओं को छोड़ के वो वहां चले। चूंकि ऊपरी लेवल पर कभी कभी फैसले हो जाते हैं, निचले लेवल पर नहीं होते। 2022 का मैं अगर आपको दरासा सा बताऊं कि 2022 में जब अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन हुआ, तो वो पार्टी लेवल पर तो हुआ, दिल नहीं मिले, वहां का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वो तो गठबंधन अखिलेश और मायावती पर गया, 10 सीटें आ गई थी। लेकिन जो मायावती का कोर वोट है वो अखिलेश यादव की सीटों पर ज्यादा ट्रांसफर नहीं हुआ, ये बात साबित है। भाजपा में गया उसका कुछ पक्ष। तो ये जरूरी नहीं है कि मायावती इधर आ जाएंगे तो 11-12% जो जाटा वोट है वो सारा ही इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उनकी भी अपनी बात होती है, वोटर का भी अपनी अना होती है। धार्मिक आधार पर कभी कभी उसमें बंटवारा अगर हो जाए, लेकिन फिर भी उसकी अना तो सामने खड़ी हो जाती है, उसका ज़मीर तो खड़ा हो जाता है। वो कहता है साहब, जयंत चौधरी साहब, आप कभी इधर कभी उधर हम हो जाते हैं, लेकिन हम नहीं होंगे। उनका भी अपना मानना है। आम वोटर जो किसी पार्टी में निष्ठा रखता है वो नेताओं के जाने आने पर बड़ी बारीक निगाह रखता है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार चले गए सारा वोट उनके साथ भाजपा में चले जाएगा, नहीं। वो कांग्रेस में भी आ सकता है, बशर्ते तेजस्वी यादव और कांग्रेस अच्छे तरीके से इलेक्शन वहां लड़ें जातीय समीकरण के एतबार से। बहरहाल मैं कांग्रेस पर आ जाता हूं, तो तीसरा पक्ष कांग्रेस बचा था साहब, उसको भी तोड़ दिया गया है बैकडोर से, और 10-12 विधायक और आ रहे हैं। इसके अंदर कांग्रेस की भी थोड़ी गलती नजर आएगी। कांग्रेस के अंदर क्या है दोस्तों, राहुल गांधी हैं और बाकी तमाम नेता, ये अच्छे नेता हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द सभी जगह होते हैं कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं जो आंखों पे पट्टी चढ़ा देते हैं। अब राहुल गांधी की 2 तो आंखें हैं, सैकड़ों आंखें तो हैं नहीं उस बंदे की, सैकड़ों तो किसी की भी नहीं होती। लेकिन जैसे मोदी जी ने तमाम बड़े बड़े छत्रपों को जमीन दोष कर दिया और नए बच्चे लेकर आ गए, मतलब राजनीति के एतबार से तो बच्चे ही कहेंगे ना भाई। मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी के तो बच्चे, उनको मार्गदर्शक मंडल में डालकर जब नए लोगों को उदय कर दिया है। गुजरात गए, बोले रहे सारी मंत्रिमंडल हटा दो, चीफ मिनिस्टर भी हटा दो। मैं सोचता हूं कि अगर 50% भारत के लोगों से कहें गुजरात के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, तो याद नहीं होगा, न इससे पहले का याद होगा।
खैर एक रूपानी साहब का तो थोड़ा याद रहता है। चलिए, तो उनका कहना क्या कि नए आदमी लेकर आओ जो मेरी सत्ता पर बात ना करें, पार्टी के बारे में ना बोले। लेकिन कांग्रेस आई के अंदर ऐसे ऐसे पुराने लोग, ऐसे ऐसे लोग अभी तक अपनी सामंतवादी सोच लेकर बैठे हुए हैं, राहुल गांधी तक खबर ही नहीं आने दे रहे हैं। आपने देखा था पिछले इलेक्शन में क्या हुआ है, गहलोत तो चीफ मिनिस्टर बन गया था पहले ही, उधर जो है वहां पर कमलनाथ बन गया था, उसके भी जाने की खबर है। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस को आंखें बड़ी बड़ी करके दिखाने लगे थे ये लोग, सचिन पायलट जैसा नेता दिखा रहा था। तो क्या है कि नए लोकल छत्रपों का जन्म होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? कई बार बता चुका कि गुजरात में इस बार से पिछली बार के जो इलेक्शन थे, भारतीय जनता पार्टी 99 सीट पर आ गई थी, जबकि मोदी जी का गृह राज्य है वो। चूंकि उनके पास जिग्नेश, हार्दिक पटेल और एक आध नेता और था, वो दो तीन नेता जिस प्रकार के कम्युनिटी के लोकल छत्र पाए, तो कांग्रेस ने उनके बिहाफ इलेक्शन लड़ा। आपको भी यही करना चाहिए। हर एक 2-3 शहर में आपको एक नेता ऐसा नजर आएगा बड़ी कम्युनिटी का, याद रखिएगा, कम्युनिटी का बड़ा नेता नजर आएगा। आप ये नहीं ढूंढेंगे कि 5000 जो है ये लोग, नहीं, कितना भी मजबूत आदमी हो, 5000 का है उसको छोड़ दीजिए। आप उस कम्युनिटी का बड़ा नेता निकाल कर लाना ही आपको पड़ेगा। इमरान मसूद मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा, हालांकि इनके अंदर ज़्यादा वर्ग नहीं होते हैं मुसलमानों में, सहारनपुर में लहर होने के बावजूद 3-3.5 लाख वोट ले गया था वो। ये बात दीगर है कि दूसरा मुसलमान वहाँ जीत गया था बसपा से, चूंकि ये समीकरण ही मजबूत बनाते हैं। मोदी जी का कितनी भी हवा आप बना दें, कितना भी मीडिया गोदी मीडिया करता रहे, ये तमाम चीज़ें करती रहें, लेकिन जातीय समीकरण जब बन जाता है उसके आगे कोई भी धार्मिक उन्माद नहीं चलता। बहरहाल, तो मैं आपको ये अर्ज करना चाह रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर ध्यान देना चाहिए। मार्च में कहीं दौरा कर रहे हैं, वहाँ 10-12 विधायक, तो इससे परसेप्शन टूटता है। लेकिन बहरहाल लोग फिर भी अपनी, जब वो 1 महीने पहले 15-20 दिन पहले जो बिसात बिछेगी ना, दरअसल मेन चीज़ वो है। अब इस बीच तो छोटे छोटे आपको टेलर दिखाई जा रहे हैं। नीतीश ने बहुमत पर अपार किया, नीतीश नीचे आ गए, अध्यक्ष जैसी खेला कर देंगे, इस खेले में लगे हुए हैं। अच्छा, खेला क्या? मैं आज एक डिबेट पे था, वहाँ पर मैंने कहा कि यार ये खेला क्या है, ये वहाँ से चला है बंगाल से गालिबन। इस खेले, यार ये खेल थोड़ी ना है, करोड़ों रुपए का, अरबों डॉलर का, ये तमाम जो है लोगों का राजस्व का पैसा है, वो हमारे में डिस्ट्रीब्यूट होना, स्रोत जितने भी स्रोत हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका बंटवारे का प्रोवाइडर है, आप खेला कर देते हैं। मजे आ रहे हैं नीतीश कुमार के, यार तेरा तुम्हारा भला हो। यूट्यूबर भी पागल हो गए, मेन स्ट्रीम वाले भी जब पंचायतें लोग लेकर बैठे हैं। अरे मूलभूत बात करो भाई, ये हमारा ही पैसा, हमारे ही स्रोत, इनके ये जो है ना प्रोवाइडर हैं, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे बीच में? ये होते कौन हैं? अगर ये बेईमान, अगर चोर हैं, तो इनको निकाल कर फेंकने का अधिकार संविधान हमें देता है। धर्म के एतबार से, जात के एतबार से, कम्युनिटी के एतबार से जो हम बंध गए हैं वो नहीं बंधे। देश के बारे में सोचे, ऐसा सोचता था जेपी ने जब आंदोलन किया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, तो आप ये बताइए मुझे, क्या वहां बिरादरीवाद था? लोहिया के आंदोलन में बिरादरीवाद था? अरे कमजोर और मालदार की बात थी भाई। नया दौर एक फिल्म आई थी, बी.आर. चोपड़ा ने बनाई थी किसी जमाने में, दिलीप कुमार की। जीवन को जब वहां पर आता है अपने गांव में, तो वो वहां तांगा हटा करके गाड़ी लगा देता, मोटर बड़ी बस। तो वो दिलीप कुमार से कहता कि आप जो है हमारी बस को हरा कर दिखा दीजिए तांगे से। वो तांगे से लोगों को लाने ले जाने का काम करते थे, मजदूर तबका था। तो वहां पर दिलीप कुमार ने एक बात कही दर्शकों, कह रहे बाबू ये लड़ाई खेल की नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये तो हाथ की और मशीन की लड़ाई है। तो ये लड़ाई तो अमीर और गरीब की है। देश का 60% जो हमारा स्रोत है, पैसा है, वो 1% लोगों की जेब में कैसे जा रहा है? आप बताइए मुझे। 81 करोड़ लोग जो हैं इस लाइन के अंदर, राशन की लाइन में लगे हुए कैसे हैं? आप और मैं सक्षम क्यों नहीं हो पाए? इसलिए नहीं हो पाए, 22 जनवरी को तुम शोर मचा रहे थे, हल्द्वानी में मुसलमान शोर मचा रहे, मचाते रहो। तू मदरसे बना दे, तुम जो है मंदिर बना दो, देश का कर दो बेड़ा गर्क, यही काम करके छोड़ोगे सिर्फ तुम, और कुछ नहीं करोगे। मुसलमानों को मार दिया, हिंदुओं को मार दिया, पंडितों को मार दिया, सिखों को मार दिया। अरे मरा हिंदुस्तानी है भाई। असदुद्दीन ओवैसी अपनी कम्युनिटी की बात करता है, भारतीय जनता पार्टी अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं, वो 140 करोड़ की बात करते हैं मोदी जी। उनका छोटा नेता आगे कहता 85 और 15, 80 और 20। अरे हो क्या रहा है भाई? अगर 20 हैं तो क्या भारत के नहीं है? 80 हो तो क्या भारत के नहीं है? अब तुम्हारे कंडीशन ये बन गई कि खबर देने वाला राशिद जहीर है, इसकी बात सुने ना सुने। अरे भैया पाकिस्तानी थोड़ी ना हूं भाई, अरे तुम्हारा ही तो भाई हूं, सुन लो ना यार।
अगर मैं मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने की बात करता हूं तो आप ये बताइए कोई कसूर है? जर्नलिज्म यही तो सिखाता है। क्या मैंने महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के सामंतवादी नेताओं की बात नहीं की 1 मिनट पहले? कोई प्लान थोड़ी करता हूं, लिख के पहले बोल लिखूंगा फिर बता दूंगा। अब जब सत्ता में ये लोग हैं तो सवाल तो इन्हीं से पूछा जाएगा ना। आपने तो रवीशुद्दीन पांडे कर दिया उसे। अब पर्सनैलिटी भी तो किसी के भी कोई ना कोई दाग होते हैं। बात तो आप ये देखिए ना, बात क्या है? बस में चढ़ने के बाद आप ड्राइवर के कपड़े देखते हैं या उसकी ड्राइविंग देखते हैं? आप तक सही सूचना जो पहुंचा रहा है उसकी बात आप सुन लीजिए। वहां पर अजीत अंजुम और रवीशुद्दीन पांडे और ये बागड़ बिल्ले जो बैठे हैं गोदी मीडिया में, इनमें क्या डिफरेंशिएट है? सत्ता के चाटुकार बन गए वो लोग, इसीलिए तो उनसे उलझन पैदा हो रही है। लोगों को देखना बंद कर दिया। आज मैं एक डिबेट पे था तो मैंने चैनल 18 को देखा, यकीन मानिए 44 लोग देख रहे थे। आज तक देखा 9,500 देख रहे थे। जिस चैनल पे मैं था उस पर 22,000 लोग लाइव कर रहे थे। उससे दूसरा एक चैनल और है वो उस पर 24,000 कर रहे थे। हमारे चैनल पे काफी लोग कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि जानते हैं लोग। चलिए बात कहीं और चली गई। महाराष्ट्र के हालात ये हैं कि कांग्रेस को सजग होना चाहिए। तीसरा हमला भारतीय जनता पार्टी का फिर वहां इनडायरेक्ट में हुआ है। 10-12 विधायक आ रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।